मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जर्मनी की एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में ही संभव था। तो 1861 में पर्सा के शासक बनते हैं विलियम प्रथम। ये विलियम प्रथम है, इनका मस्तिष्क है वो ज्यादा तीक्ष्ण नहीं था, लेकिन इनमें दूसरे व्यक्तियों की प्रतिभा को पहचानने की क्षमता थी। विलियम प्रथम का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण है वो राजतंत्र व सुदृढ़ सेना के द्वारा पर्सा के नेतृत्व में ही संभव है। इसलिए विलियम प्रथम ने सेना का सुदृढ़ीकरण करना शुरू किया और इस हेतु वह युद्ध मंत्री बनाता है वानरोन को, सेनापति बनाता है वॉन मोल्टेक को और प्रधानमंत्री बनाता है बिस्मार्क। बिस्मार्क है ये चतुर कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार थे। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण रक्त व लोह की नीति से ही संभव है। बिस्मार्क ने सेना का सुदृढ़ीकरण करना शुरू किया कि पर्सा के नेतृत्व में सुदृढ़ सेना के द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण होगा। इसलिए सेना के सुदृढ़ीकरण हेतु बिस्मार्क संसद से सैन्य बजट पारित करवाता है, लेकिन निचला सदन उसको अस्वीकार कर देता है। तो बिस्मार्क अपने कूटनीति और दृढ़ निश्चय के द्वारा ऊपरी सदन से प्रस्ताव पारित करवा लेता है, बजट पारित करवा लेता है। इस तरह अपने कुशल कूटनीति और दृढ़ निश्चय का परिचय देते हैं। अब हम देखते हैं कि जर्मनी का एकीकरण है वो 3 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है डेनमार्क से युद्ध व गेस्टाइन संधि। देखिए डेनमार्क से युद्ध किस तरह से होता है कि 2 डचियां थी, होल्स्टाइन और दूसरी थी स्लेस्विग। होल्स्टाइन है यहाँ की अधिकांश जनता जर्मन थी और जर्मन संघ की सदस्य थी। स्लेस्विग है अधिकांश जनता जर्मन थी, लेकिन डेन लोग भी रहते थे और ये जर्मन संघ के सदस्य नहीं थे, जर्मनी के एकीकरण के पक्ष में नहीं थे। इन दोनों डचियों पर अधिकार किया जाता है डेनमार्क द्वारा, लेकिन ये दोनों डचियां हैं ये डेनमार्क का अविभाज्य अंग नहीं है। अब क्या होता है, 1852 में लंदन में यूरोपीय देशों के शासकों का एक सम्मेलन होता है और उस सम्मेलन में स्वीकार किया जाता है कि भविष्य में डेनमार्क है वो इन दोनों डचियों को अपने में शामिल नहीं करेगा। इसको लंदन संधि कहा जाता है। इस लंदन संधि की शर्त क्या थी कि डेनमार्क भविष्य में होल्स्टाइन और स्लेस्विग पर अधिकार को अपने में शामिल नहीं करेगा, लेकिन डेनमार्क इस संधि का उल्लंघन करता है। 10 वर्ष बाद 1863 में इन दोनों डचियों को अपने में शामिल कर लेता है। अब ये अच्छा अवसर था बिस्मार्क के लिए। बिस्मार्क क्या करता है, ऑस्ट्रिया के साथ समझौता करता है। ऑस्ट्रिया पर्सा समझौता होता है और इस समझौते में यह तय किया जाता है कि डेनमार्क है वो उससे होल्स्टाइन और स्लेस्विग पर उनका अधिकार समाप्त किया जाएगा। तो ऑस्ट्रिया और पर्सा द्वारा संयुक्त रूप से डेनमार्क पर आक्रमण किया जाता है।
डेनमार्क की पराजय होती है। दोनों के मध्य 1864 में युद्ध होता है और उसके बाद में डेनमार्क पराजित होता है और 14 अगस्त 1865 को गेस्टाइन संधि होती है। 14 अगस्त 1865। अब गेस्टाइन संधि की शर्तें क्या क्या है? पहली शर्त थी कि होल्स्टाइन की डची दे दी गई ऑस्ट्रिया को और स्लेज़विंग की डची दे दी गई पर्शिया को। पहली शर्त। दूसरी शर्त, लावेनबुर्ग की डची है वो खरीद ली पर्शिया ने। तीसरी शर्त है, कील बंदरगाह है उस पर किलेबंदी का अधिकार दे दिया पर्शिया को। ये 3 शर्तें हुई गेस्टाइन संधि की। ये पहला चरण पूरा होता है। उसके बाद में दूसरा चरण शुरू होता है। ऑस्ट्रिया से युद्ध व प्राग की संधि। ऑस्ट्रिया से युद्ध व प्राग की संधि। अब क्या होता है कि ऑस्ट्रिया से युद्ध किस तरह से होगा कि सबसे पहले गेस्टाइन संधि के बाद बिस्मार्क है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ वह क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर देखता है कि ऑस्ट्रिया है उसको अंतर्राष्ट्रीय जगत से किसी प्रकार की कोई सहायता न मिले, इसका प्रयास करता है। तो यूरोपीय राष्ट्र थे इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। अब बिस्मार्क देखता है कि इंग्लैंड है वो तो ऑस्ट्रिया की सहायता नहीं करेगा क्योंकि इंग्लैंड यूरोपीय मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति पर चल रहा था। रूस की सहानुभूति पोलैंड युद्ध में सहायता करके प्राप्त कर चुका था। अब बच्चा फ्रांस, तो फ्रांस को राइन प्रदेश का कुछ भाग देकर तटस्थ रहने के लिए राजी कर लेता है। अब उधर क्या होता है कि गेस्टाइन संधि के तहत ऑस्ट्रिया को मिला था होल्स्टाइन। होल्स्टाइन में अधिकांश जनसंख्या जर्मन थी, जर्मन संघ की सदस्य थी, जर्मनी का एकीकरण चाहती थी। तो ये आंदोलन शुरू कर देती है ऑस्ट्रिया में और इनको सहयोग देता है, गुप्त रूप से इनकी सहायता की जाती है बिस्मार्क के द्वारा। इसलिए फिर ऑस्ट्रिया और पर्शिया के मध्य युद्ध शुरू होता है। ऑस्ट्रिया पर्शिया युद्ध, सेडेवा कोनिग्राज का युद्ध 1866 में सेडेवा कोनिग्राज का युद्ध होता है पर्शिया व ऑस्ट्रिया के मध्य। अब क्या होता है कि इधर पहले ऑस्ट्रिया को पराजित किया जाता है पर्शिया के द्वारा और फिर दोनों में संधि की जाती है। प्राग की संधि होती है 23 अगस्त 1866 को। ऑस्ट्रिया और पर्शिया के मध्य प्राग की संधि होती है। अब प्राग की संधि की शर्तें क्या थी कि होल्स्टाइन डची है वो दे दी जाती है पर्शिया को। दूसरी शर्त क्या थी कि पर्शिया के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ का गठन किया जाता है और ऑस्ट्रिया को इससे बाहर रखा जाता है। ये 2 शर्तें थी प्राग की संधि की कि प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 को होती है ऑस्ट्रिया और पर्शिया के मध्य और इसकी शर्त है होल्स्टाइन डची पर्शिया को मिल जाती है
और पर्सा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ का गठन होता है और ऑस्ट्रिया को इससे बाहर रखा जाता है। अब तीसरा चरण आता है फ्रांस पर्सा युद्ध, फ्रेंको पर्शियन युद्ध भी जिसको कहते हैं। फ्रेंको पर्शियन युद्ध व फ्रैंकफर्ट संधि। फ्रैंकफर्ट संधि। अब देखो फ्रेंको पर्शियन युद्ध कैसे होता है कि उधर पर्सा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ का गठन होता है, तो नेपोलियन तृतीय वो इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का आघात समझता है और नेपोलियन तृतीय वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं। तो नेपोलियन तृतीय क्या करते हैं, लग्जमबर्ग है उसको लग्जमबर्ग को खरीदने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन लग्जमबर्ग उनको नहीं दिया जाता है। और दूसरा है स्पेन की राजगद्दी। तो फ्रेंको पर्शियन युद्ध के दो कारण थे, एक लग्जमबर्ग और दूसरा था स्पेन की गद्दी। इनको लेकर के फ्रेंको पर्शियन युद्ध होता है और उधर प्राग की संधि में भी फ्रांस है उसको राइन का कुछ प्रदेश देने के लिए कहा गया था कि जब ये ऑस्ट्रिया की सहायता नहीं करेगा तो इसे राइन का कुछ प्रदेश दे दिया जाएगा, लेकिन पर्सा ने राइन का प्रदेश भी इसे नहीं दिया। इसलिए फ्रेंको पर्शियन युद्ध होता है 1870 में। 1870 में फ्रेंको पर्शियन युद्ध होता है। नेपोलियन तृतीय के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया जाता है और उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि होती है 26 फरवरी 1871 को। फ्रैंकफर्ट की संधि 26 फरवरी 1871 को पर्सा व फ्रांस के मध्य होती है। पर्सा और फ्रांस के मध्य 26 फरवरी 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। अब इस संधि की शर्तें क्या है? पहली शर्त थी कि अल्सास व लॉरेन प्रदेश है, अल्सास व लॉरेन ये दे दिए गए पर्सा को। दूसरा 20 करोड़ पौंड की रकम है वो फ्रांस है युद्ध क्षतिपूर्ति हेतु पर्सा को देगा और इसकी समय सीमा रखी 3 वर्ष कि 3 वर्ष में 20 करोड़ पौंड की राशि है वो फ्रांस पर्सा को युद्ध हार जाने के रूप में देगा। तो ये थी फ्रैंकफर्ट संधि की शर्तें। इस तरह से फिर उत्तरी व दक्षिण जर्मनी को मिला करके उत्तरी परिसंघ और दक्षिण जर्मनी को मिला करके जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। धन्यवाद।